यस। नाउ अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, सो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंड देन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़े, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ड्रॉ कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत देखी। प्रॉपर्टीज मेन तो नहीं देखी, थोड़ा बहुत कि स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, बेसिक समझा। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए कैसे जाते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, देन व्हाटएवर द सेंटेंस, बट क्वेश्चन समझ गए कि इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। मतलब डायरेक्टली सनलाइट आ रही है तो वो तो आ रही है, वो लाइट आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये हमने जनरेट की हुई है। ये बल्ब में से लाइट निकल रही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो हमने जनरेट की आर्टिफिशियल, ये बल्ब थोड़ी नेचुरल है। कैसे किया वही हम समझते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, बहुत इजी केमिस्ट्री, हमने जो पढ़ लिया है वही है। ओके चलो। हाँ, an electric charge at rest has electric field in the region around it but no magnetic field. Obviously, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर है, रेस्ट पर मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती और मैग्नेटिक फील्ड भी होती, दोनों होता। लेकिन अगर रेस्ट पे है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि उसका चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी इन द रीजन अराउंड इट, बट नो मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। ओके। A moving charge produces both electric and magnetic field. ये तो हमें पता ही है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द थियरी। क्या अगर एक चार्ज है, Q चार्ज है, रेस्ट पे है, तो उसका जितना भी ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी रेंज ज्यादा होगी, फील्ड ज्यादा होगी। अगर छोटा चार्ज है, चार्ज कम है, चार्ज की वैल्यू कम है, ओके, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। व्हाटएवर, कम या ज्यादा होगी तो सही, लेकिन रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होने से वो तो नहीं होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेट है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर बड़ा मैग्नेट लिया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, छोटा लिया तो छोटी है। लेकिन मैग्नेट ऐसे क्या ऐसे पड़ा हुआ है तो क्या उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी क्या? नहीं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने क्या पढ़ा? change in the magnetic field that will give you the current and EMF and current, induced current, induced EMF. चेंज ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें करंट देगी नहीं, चेंज दे रही है। डन। तो वैसे ही अगर करंट है, मतलब चार्ज है, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन चार्ज मूविंग है तो दोनों है, मूविंग चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी जहां होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी तो इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी हमने 10th में भी पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन। ओके, तो करंट आएगा तो हीटिंग इफेक्ट आने वाली है, करंट आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आने वाली है। डन। हाँ चलो। इफ अ चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, करंट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है। ओके, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट चेंज विद टाइम, हेंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस। समझो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। इफ अ चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ऐसा नहीं अभी 5 मीटर पर सेकेंड है फिर बाद में 10 हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करे तो करंट मूव कर रहा है, मतलब करंट तो आएगा, लेकिन करंट भी कांस्टेंट है, करंट भी सपोज 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर ही रहेगा, फिर वो 3 एम्पियर होगा नहीं। अगर ऐसा केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, करंट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, वो भी आ गया उसके रिलेटेड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट चेंज विद द टाइम। तो जो करंट है, तो करंट तो 2 एम्पियर जा रहा है तो 2 एम्पियर ही जाएगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगी नहीं। और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है होगी, ऐसा नहीं है नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, लेकिन वो चेंज नहीं होगी। करंट जा रहा है 2 एम्पियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी कि भाई यहां तक, दैट्स इट।
अब वो चेंज नहीं हो रही, क्यों? करंट ही चेंज नहीं हो रहा, तो वो कहां से चेंज होगी? डन। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज विद द टाइम, वो चेंज नहीं होगी। हेंस दिस इज द इंपॉर्टेंट, हेंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो भाई चेंज नहीं हो रही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने क्या समझा, क्या कि भाई कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जन, जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक्स में हम पढ़े थे कि भाई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ओके, मतलब टोटल सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्टिंग में, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, टोटल तो वापस उतना ही हुआ। और नीचे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। मतलब दोनों का सम जो है वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने अभी तो डेफिनेशन पढ़ी, क्या पढ़ी? अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, स्टार्टिंग पॉइंट यही था। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, द वेरिएशन, there will be variation in electric and magnetic field like sinusoidal waves। जो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइनोसॉइडल वेरिएशन वर्ड बोल रहे हैं ना हम। According to the Maxwell, electromagnetic waves are the waves in which there will be sinusoidal variation। Variation मतलब change। There will be change in electric field, magnetic field, change in electric field, magnetic field। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। अरे चेंज नहीं होगी तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिंपल है। हम क्या समझते हैं अभी तक, हमारे माइंड में क्या घुसा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नहीं, नहीं है। चेंज होगा तो है, कॉन्स्टेंटली है तो नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। तो ये तो जो फॉर्म सेंटेंस है वो हम समझ रहे हैं, अभी तक हमने प्रोड्यूस तो नहीं किया। थियरी है हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला पॉइंट हमने समझा कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और अगर चार्ज मूविंग है तो उसकी दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। दूसरा हमने समझा कि चार्ज मूविंग है तो उसकी दोनों है, लेकिन चार्ज मूविंग में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन मूव, चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट, मूविंग चार्जेस मींस करंट। सो करंट भी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, तो करंट भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी वही बोल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। वेरिएशन होगा तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। डन? ओके, चलो। बट इफ द चार्ज इज मूविंग विथ अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कैसे नॉन जीरो? अभी देखो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की बात नहीं चल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड कब आता है? चेंज इन दी वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ही एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो नॉन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, उसके दो केस बनते हैं। कौन कौन से? या तो बॉडी रेस्ट पे है, या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। हमें ना जीरो चाहिए वेलोसिटी, मतलब बॉडी रेस्ट पे भी नहीं चाहिए, और हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं चाहिए। हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए, मतलब वेलोसिटी में चेंज चाहिए, तो मतलब एक्सेलरेशन होगा। मे बी इंक्रीजिंग, मे बी डिक्रीजिंग ऑल्सो, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। डिक्रीज इन एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, डिक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी को रिटार्डेशन। पता ही है हमें। तो क्या बोल रहे हैं? बट इफ द चार्ज इज मूविंग विथ अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब मान लो कि इंक्रीजिंग, तो तुम्हारा चार्ज इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो तुम्हारा करंट भी बढ़ जाएगा।
तो करंट बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, मतलब बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे। सो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज विद द स्पेस एंड टाइम एंड इट देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेंस एन एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहली मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोडक्शन की, दिस इज द फर्स्ट मेथड। शॉर्ट में याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, दैट्स इट, बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ओके, एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब क्या, अरे सिंपल बताता हूं, एक्सरेज हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं पता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मेटल बहुत फास्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही फास्ट आ रहे हैं और यहाँ पर मेटल है, सॉलिड मेटल, और वो मेटल पे ऐसे टकराए जोर से, जैसे ही जोर से टकराए सारे के सारे अंदर घुस गए मतलब एब्जॉर्ब हो गए, मेटल के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, तो ये इनके पास तो चार्ज था, ये चार्ज ही तो है इलेक्ट्रॉन, तो वो मूव कर रहे हैं और अंदर घुस गए तो ये सारी एनर्जी गई कहाँ पे, तो एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई, वही अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन के बाहर निकल रही। ऐसे हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फास्टली मूव करवाते हैं और फिर किसी के साथ ऐसे कोलाइड करवा देते हैं, किसी के साथ मतलब मेटल के साथ, तो मेटल के साथ ऐसे कोलाइड करवाया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लैक्स एंड करोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, मेटल के साथ ऐसे टकराए और फिर मेटल्स में वो एनर्जी घुस गई और फिर मेटल में से बाहर निकली, तो मेटल में से जो बाहर निकली ना वही है हमारे एक्सरेज, अंडरस्टूड। और फिर वो एक्सरे आ रहे हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि हाँ देखो ये हड्डी टूटी हुई है, वो हड्डी टूटी हुई है, अंडरस्टूड। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मेटल पे मारने के लिए ये जो एनर्जी यूज होगी ना, ओके, वो जो मशीन, वो डिवाइस, वो एनर्जी, उसका खर्चा लेते हैं हमसे 500-600 इलेक्ट्रॉन को मेटल पे ठोकने का, अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे होता है क्या हमारा, जैसे एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, तो एक्सरे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, डन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड हमने देख लिया, बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। तो हमने क्या बोला, व्हेन चार्ज इज मूविंग विद द नॉन जीरो एक्सेलरेशन, जब चार्ज मूव हो रहा है लेकिन नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, कम होगी तो भी यहाँ पे देखो आ रही है, कम होती होती टकराई, लाइक तो बढ़े या कम हो, ओके, जनरली एक्सरे में तो बढ़ाते ही है। सो नॉन जीरो एक्सेलरेशन से अगर वो मूव हो रहा है मतलब क्या, देयर विल बी चेंज, किस में चेंज, नॉन जीरो, ये कंसेप्ट पे समझो ना, वो अभी समझ गए हम एक्सरे वाला, अब ये कंसेप्ट से समझो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी हमने मान लिया इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पहले ये पर्टिकुलर टाइम में यहां तक पहुंच रहा था, अब वो उतने ही टाइम में यहां नहीं यहां पहुंच गया, तो तुम्हारा करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई मतलब बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, विद द स्पेस एंड टाइम, स्पेस के साथ भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी इंक्रीज हो रही है, दोनों की दोनों, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। सो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डन, ओके। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट इन द सेंस फर्स्ट, सेकेंड पार्ट मतलब पहले तो इंट्रोडक्टरी था और सेकेंड पार्ट में हमने समझा फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन नेक्स्ट द एलसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा था एलसी सर्किट, याद करो, एलसी सर्किट याद आया, ओके। सो इंडक्टर एंड कैपेसिटर वो लिया था। द एलसी सर्किट इज एन ऑसिलेटरी सर्किट where the charge is oscillating, समझाता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। The LC circuit is an oscillatory circuit where the charge is oscillating across the capacitor plates, मतलब चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। An oscillating charge in LC circuit has a non-zero acceleration. भाई LC सर्किट में जो चार्ज होता है उसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, तो वही केस आ गया वापस। So non-zero acceleration, hence it emits the electromagnetic waves, which have the same frequency as that of the oscillating charge. Simple है। अभी देखो ये क्या लिखा है कि oscillating charge जो होता है
उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, तो बस खत्म, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। फिर यही कंसेप्ट, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, करंट भी इंक्रीजिंग हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ई, दोनों ई और बी दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। डन। ये होता क्या है देखो, ऐसे समझो, एकदम सिंपल करके समझाता हूँ। सपोज ऑसिलेटिंग बोल रहे हैं, ऑसिलेटिंग बोल रहे हैं मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा समझो अभी सिंपली समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये तुम्हारा पॉइंट है मेनली, यहाँ पर हमारा ये चार्ज है, ओके, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अभी 10 है, कितनी है 10। अब मैं यहां से दूर जा रहा हूं, दूर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, चार्ज दूर जा रहा है तो कम हो गई, तो कम हुई तो कितनी हुई, 10 की 5 हो गई। अब वापस नजदीक आया, ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट मतलब तो आता जाता रहेगा, ऑसिलेशन ऐसे पेंडुलम मूवमेंट कैसे देखते थे वैसे। तो यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर गए तो 5 हो गई, कम हो गई, फिर वापस नजदीक आ रहा हूँ फिर वापस 10 हो गई, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हुआ ना। अब और नजदीक आ रहा हूँ, 10 की 15 हो गई, और नजदीक आया तो 10 की 15 हो गई, फिर दूर जाना, वापस 10, 5, 10, 15, 10, 5, 10, 15, 10, 5, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑसिलेशन, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है मतलब क्या, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंडेंट है, पता है हमें, फॉर्मूला में भी पता है हमें। डन। तो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ डिस्टेंस, तो भाई तुम दूर गए, कम हुआ, वापस वहां आ गए, जितना था उतना पास वापस हो गया, नजदीक आ गए, डिस्टेंस कम हुआ तो बढ़ गया, फिर वापस जितना था उतना हो गया, फिर कम हुआ, वापस वैसे न्यूट्रल, बढ़ गया, न्यूट्रल, कम हुआ, न्यूट्रल, बढ़ गया, न्यूट्रल, कम हुआ, न्यूट्रल, बढ़ गया, न्यूट्रल, मतलब वो क्या रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, दोनों की दोनों चेंज हो रही है, सिंपल है, ओके, पक्का समझ में आ गया। तो वही केस है। तो ये हमारा सेकंड प्रोसीजर और सेकंड मेथड हो गई टू प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला क्या, बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, दूसरा तुम बोल सकते हो बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, वो एक्सेलरेटेड चार्ज और ये क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज। डन, ओके। नेक्स्ट यहां पर है थोड़ी केमिस्ट्री। इन एन एटॉम एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इन एन एटॉम an electron while orbiting around the nucleus in a stable orbit, ये हमने 11th में पढ़ा था, याद हो तो, कि भाई ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अगर बाय एनी हाउ ये एक्साइट हो गया, एक्साइट हम स्टार लिखाते थे कि अगर C है तो C के लिए, कार्बन के लिए लिखते थे 1s2 2s2 2p2, लेकिन C स्टार जब हमें वो करना था, क्या वो हाइब्रिडाइजेशन, जब हमें हाइब्रिडाइजेशन करना था, नहीं sp2 sp3 हम समझे थे, तो अगर C स्टार दिखाना है एक्साइटेड स्टेट का कार्बन, तो फिर हम लिखते थे 1s2 2s2, और ये 2p2 था, वो 2p2 को कैसे लिखते थे हम, 2px1 2py1, और एक्साइटेड में क्या करते थे, ये जो 2s2 था उसमें से एक यहाँ भेज देते थे, तो यहाँ पे हो जाता था 2s1 2px1 2py1, और यहाँ z वाला s वाला यहाँ आ गया तो 2pz1, तो यहाँ पे 4 हो जाते थे खाली। हाँ 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 हाँ, यस एमोड, यस यस यस, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ओके। वही एक्साइटेड स्टेट में हम वही चीज करते थे कि भाई पहले यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p2, मतलब 2px1 2py1, तो दूसरे दो ही हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या किया, ये एक एस जो कपल में थे वहां पे बॉन्डिंग नहीं हो सकती थी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ भेज, तो यहाँ पर 3 और ये एस के साथ भी हो सकते, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आ सकते, मीथेन में भी ऐसा होता था। डन। तो वही चीज यहाँ पर क्या, कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और जैसे ही उसको थोड़ी बहुत हीट मिली तो से n इज इक्वल टू 1 से वो चला गया n इज इक्वल टू 4 में, याद आया, n इज इक्वल टू 4 में चला गया। अब मैंने तब याद करो, हमने पढ़ा था वो मामा का घर है, ओके, वहां पे एनर्जी ज्यादा है, वहां पे फ्रीडम भी ज्यादा है,
लेकिन थोड़े टाइम के लिए ये मामा का घर, फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा। याद आया, ऐसे पढ़ा था हमने। तो वो वहां चला गया, ओके। अब वहां चला गया तो उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा ही होगी ना, घर से दूर है तो तो घर से दूर है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। स्टेबल नहीं है वो, अनस्टेबल है। अनस्टेबल में ही एनर्जी ज्यादा होती है ओके। तो वो वहां पर है। अब क्या करेगा, ज्यादा देर तक मामा के घर तो रह नहीं सकते, वापस आना पड़ेगा। तो अब वो वापस आ रहा है, तो जितनी भी ज्यादा एनर्जी थी उसके पास, वो सारी एनर्जी छोड़ के वो वापस आ रहा है। तो जब वो छोड़ रहा है एनर्जी, वो कौन से फॉर्म में छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंडरस्टूड, ओके। याद आया। तो हम जब समझे थे तो ऐसे समझे थे कि ये सपोज न्यूक्लियस है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4। तो सपोज हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया सपोज यहाँ पर, ओके। सो नहीं, हम डिफरेंट सीरीज भी उसके बेस पे देखते थे, लाइमैन, बामर, पास्चन एंड ऑल। तो अगर n इज इक्वल टू 1 2 यहाँ आए तो पर्टिकुलर, n इज इक्वल टू 1 to 2 में चली जाए तो पर्टिकुलर, ओके। सो यहाँ n इज इक्वल टू से 1 है, 2, 3 एंड n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर वो घूमेगा, यहाँ घूम रहा था, एक्साइट होके यहाँ घूमेगा और फिर वापस ज्यादा देर, अनस्टेबल है ना, तो ज्यादा देर तक वहां रह नहीं पाएगा। तो वो अपनी एनर्जी वापस यहाँ से ऐसे रिलीज कर देगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अपने घर वापस आ जाएगा। डन। उसको हम ऐसे भी समझते थे कि ये ग्राउंड स्टेट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ ऊपर से जब वापस यहाँ नीचे आएगा, देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ के आएगा। याद आया, ओके। यही मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने की, थर्ड मेथड, ओके। सो दिस 3 मेथड्स आर यूज्ड जनरली। हाँ, so in an atom, an electron while orbiting around the nucleus in a stable orbit does not emit electromagnetic waves. तब तो emit नहीं करेगा, obvious है। Electromagnetic waves are emitted only when it falls from higher energy orbit to a lower. Fall कैसे हुआ? वो पहले तो excite हुआ। Excite हुआ मतलब वो मामा के घर गया, higher energy orbit में गया। अब वहां घूमेगा, लेकिन ज्यादा देर तक रह सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। ये वाली कौन सी है? स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी नहीं। फिर वहां से जब वापस आएगा, सेम एनर्जी से तो नहीं आ सकता ना। मामा के घर जितनी मस्ती करते थे, जो एनर्जी से, वही एनर्जी से घर में मस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो मार पड़ेगी तुम मामा के घर भले ही तुम करो उतनी मर्जी मस्ती, लेकिन वही सेम एनर्जी से यहाँ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? वो सारी एनर्जी वहीं पे छोड़ के आनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी छोड़ के आ रहे हैं, that is electromagnetic waves. Done? Okay. So the electric field of an oscillating charge, ये oscillating charge का बताया गया है। The electromagnetic waves are also produced where fast moving electrons are, ये आया देखो मेटल एक्सरे वाला। Electromagnetic waves are also produced when fast moving electrons are suddenly stopped on the metal target of higher atomic number. Done? Okay. क्या कर रहे हैं हम? बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के साथ ऐसे कोलाइड करवा रहे हैं, तो वो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी घुस गई अंदर। तो अब क्या है? एनर्जी का लॉस। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, एक नई एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वही हमारे एक्सरेज है। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी पर्टिकुलर थियरी। 3 वेज तुम्हें लिखने हैं। कौन कौन से लिखोगे? पहले बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, दूसरे बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस, एंड द थर्ड वन में तुम्हें शॉर्ट में लिखना हो तो तुम लिख सकते हो बाय क्या लिखेंगे शॉर्ट में? एक्साइटेड। हाँ, इलेक्ट्रॉन यस, ऐसा ही लिखेंगे। क्या? एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी, ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए। तो पहले एक्सेलरेटेड चार्ज, वो पहला दूसरा तीसरा तुम जो भी रखो, एक होता है बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, दूसरा होता है ऑसिलेटिंग चार्जेस और तीसरा होता है एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी। डन? ये 3 मेथड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया? पक्का? रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है। पहले हमने सिंपली स्टेटमेंट समझे सारे,
कि भाई चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मूविंग है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मूविंग है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगी लेकिन चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी तो प्रोड्यूस नहीं होगी। बस अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन वाला चार्ज है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, ओके, देन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, एंड इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेम वे एलसी सर्किट का एग्जांपल ले लो, तो एलसी सर्किट ले लो या कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज तुम बोल सकते हो। तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो होगा वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट कर रहा है, मींस उसका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, एंड चेंज इन द कंटिन्यूअस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डन। एंड थर्ड, एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी, कि भाई एटॉमिक स्टेबल ऑर्बिट में उसका जो घर होगा वहां पे घूम रहा है, लेकिन एनर्जी कहीं से भी एनर्जी मिली और वो एक्साइट हो गया तो दूर चला गया, वहां घूम रहा है लेकिन अनस्टेबल स्टेट में है, और फिर जब वापस आएगा स्टेबल ऑर्बिट में वापस आएगा तो उसको वो एनर्जी छोड़ के आनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी छोड़ रहा है दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे देखते हैं।